हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिस्कस किया था और इसमें ये बताया गया था कि लिविंग किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। तो जिसमें सेल प्रेजेंट होगा ना, बेसिक यही बोलेंगे कि जिसमें सेल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, और अगर सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे। बट एक्सेप्शन में था वायरस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे। अभी थोड़ा सा हम लोग सेल का बेसिक जान लेते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी होगा। तो सेल के बारे में हमने पहले बताया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसा कि आपके सामने पड़ा हुआ है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब इसको हिंदी में कुछ नहीं बोलते, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। आप तो हिंदी बना नहीं सकते इसका, तो इंग्लिश में ही यूज करना पड़ेगा। इसका बेसिक जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कहते किसे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या समथिंग और, ये तमाम संरचना इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का इसका मतलब है कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इस सेल के अंदर आपको कोई भी ऐसा संरचना, ना ही आपको मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस दिखने जा रहा है और ना ही इसके अलावा कोई और भी अंगक दिखेंगे जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें नहीं होगा, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ इसमें संरचना नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो झिल्ली से घिरा हुआ कोई भी संरचना नहीं पाया जाएगा। ये तमाम जो ऑर्गेनल्स नाम लिखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम संरचना जो है ना मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ये सब नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे इसको, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्रोमोसोम जो होगा वो सिंगल होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। आप नीचे की कक्षा में पढ़े होंगे कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र को अगर हम खोल के देखें कि गुणसूत्र में क्या है, तो गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसके बाद 70s टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन रेट बहुत फास्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, बहुत तेज रफ्तार से ये विभाजित होता है, और स्मॉल होता है साइज में विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। प्रिमिटिव सेल, सबसे पुराना सेल प्रोकैरियोटिक सेल। अगर अर्थ पर लाइफ की उत्पत्ति हुई है, जीवों की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले सेल प्रकट हुआ। तो जो सबसे पहले सेल प्रकट हुआ है वो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ही पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकट हुआ। प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट, इसमें क्या होता है ना कि एक एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के उपयोग से ही जेनेटिक इंजीनियर्ड या जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाया गया है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, ऐसे इंटरफेरॉन और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म लिखा गया आपके सामने, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि वह जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल से बने जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। कुछ नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल से जो जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे उसे ही प्रोकैरियोट्स टर्म से डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर लिखे इसमें कि किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, जो यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब एक कोशिकी, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, सभी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें तो जीवों का 5 जगत होता है। धरती पर, अर्थ पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट किंगडम मोनेरा जो सबसे पुराना है, सबसे पहले प्रकट हुआ है। सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमानिया। तो सिर्फ मोनेरा किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, जिसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया, इसलिए प्रोकैरियोट्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल में। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या जाना कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, बस यहाँ पे टर्मिनी भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वो तमाम संरचना पाया जाता है जो झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, गोल्जी बॉडी होगा, मतलब तमाम संरचना होगा जो झिल्ली से घिरा होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर हम देखेंगे कि मल्टीपल या पेयर क्रोमोसोम होगा। इसमें मतलब क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल था ना, यहाँ पे अधिक होगा, और हिस्टोन प्रोटीन भी होगा उसमें।
राइबोसोम इधर क्या था 70s, इसमें क्या होगा 80s राइबोसोम होगा, मतलब राइबोसोम डिफरेंट टाइप्स होंगे दोनों में। लार्ज इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। और आपको बता दें आगे का कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ है, वो आप क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे तो वहां समझोगे। इसके बाद यूकैरियोट्स, जैसे भी प्रोकैरियोट्स था वैसे यूकैरियोट्स, वैसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं उनसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो ये चार किंगडम जो है बचे हुए, पांच ही किंगडम है टोटल, हम लोग एनिमालिया किंगडम में आते हैं। तो ये चारों किंगडम के जीव यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। हमारा भी शरीर किस सेल से बना है, यूकैरियोटिक सेल से बना है। तो यहाँ तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट। आगे का इंफॉर्मेशन ये है कि यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इसका आप इसको नोट कर लें और फिर इसको आगे डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार का होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो प्लांट सेल में क्या लिखा गया सबसे, ये ऑटोट्रॉफिक सेल होते हैं, मतलब स्वपोषी कोशिका है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बट अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब परपोषी होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, ये मतलब हुआ इसका। सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है जैसा कि आप पहले भी पढ़े होंगे, और इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा सेल वॉल में, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट, देखिए वैक्यूल्स क्या है, एक स्पेस, बड़ा सा स्पेस कवर किया हुआ रहता है, मेम्ब्रेन से एक स्पेस कवर किया हुआ रहता है जिसमें लिक्विड होता है, जिसे वैक्यूल्स बोलते हैं। ये प्लांट सेल में बड़ा दिखेगा, एनिमल सेल में छोटा दिखेगा। और रेक्टेंगल इन शेप, मतलब ये जो है आयताकार होता है और ये गोलाकार होता है। बस डन, ज़्यादा इसको कुछ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक देख रहे हैं, तो सेल से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है। सेल के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट कर लीजिए, और इसके बाद एक्चुअली देखिए होता क्या है कि वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने का कोशिश किया जाता है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी जरूरी है। तो फेल डिवीजन की बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा फेल डिवीजन। तो फेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। तो सेल का ये एक नेचर है कि वो डिवाइड कर जाता है और वो अपनी संख्या को इंक्रीज कर लेता है, जिसे बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब ये दो तरह का होता है, सेल डिवीजन होता है दो तरह का, मीटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। अब माइटोसिस की बात करेंगे, आसान वे में समझ लीजिए क्योंकि ये सब बेसिक है। आगे आपको जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, चाहे वो 11th 12th के स्टूडेंट हो, नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर अगर आप ये बेसिक नहीं जान रहे तो आप अटक जाओगे, बहुत जगह कॉन्सेप्ट आएगा आप अटक जाओगे। तो मीटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। ह्यूमन सेल की ही बात कर लीजिए, ह्यूमन सेल को लेते हैं। ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो ह्यूमन सेल डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में जो होता है क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है, 46। ये 46 हमारे अंदर कहाँ से आया है, हर एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 23 क्रोमोसोम आपके फादर का है एंड 23 क्रोमोसोम आपके मदर का है, तो पेरेंट्स से आया है। और यहाँ पर भी मियोसिस में भी डाल देंगे, ये ह्यूमन सेल है। तो जहाँ पर भी सेल के न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम का नंबर 46 मिलता है तो आपको समझना है कि वो ह्यूमन सेल है। ठीक है, अब ये ह्यूमन सेल है और इधर भी ह्यूमन सेल है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर माइटोसिस होगा और यहाँ पर मियोसिस होगा। तो जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस का ये नेचर रहा है कि फाइनली पेरेंटल सेल जो है, इसी को बोलेंगे ना पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल का मतलब वह कोशिका जो नई कोशिका को जन्म देगा। तो यहाँ पर ये फाइनली दो डॉटर सेल बनाएगा, दो डॉटर सेल बनाएगा जिसमें क्रोमोसोम इक्वल रहेगा, किसके, पेरेंटल सेल के।
मीटोसिस का ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिप्लॉयड सेल जब मीटोसिस करेगा या कोई भी सेल जब मीटोसिस करेगा तो मीटोसिस द्वारा वो फाइनली दो डॉटर सेल बनाएगा और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल के समान होगा। पेरेंटल सेल बोले तो जिस सेल से उसका निर्माण हुआ है। तो ये हो गया संतति कोशिका, ये हो गए जनक कोशिका। तो जनक कोशिका और संतति कोशिका में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। तो हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि आपके बॉडी में जो सेल डैमेज हो जाते हैं या फिर किसी बड़ी दुर्घटना में आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वहां पे सेल रिकवर होता है। तो पता है हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से के प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होता है। तो जहां डैमेज हुआ जो पुनः रिपेयर होता है तो क्या होता है कि जो सेल नया सेल बनता है उस नए सेल में भी क्रोमोसोम 46 ही होता है, 46 से कम नहीं होता है। तो कैसे होता है 46? तो ये सेल डिवीजन करता है। ये आगे अगर इसकी बात करेंगे जब ये पेरेंटल फॉर्म में आएगा ये भी अपना दो बनाएगा, ये भी अपना दो बनाएगा और इस तरह से जितना भी बनाएगा सारे पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम क्या होगा इक्वल होगा, बोले तो 46 होगा। ये था माइटोसिस, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। बट यहाँ पे देख लेंगे ना मियोसिस में, मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में ये देखिए पूरे मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होगा और ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। लिख दें मियोसिस जो होगा ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान होगा। अब गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या होता है युग्मक जनन। अभी हम क्या बोले कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं मानव हैं सभी में गुणसूत्र कितना है, क्रोमोसोम कितना है 46 है। 46 में 23 आपके फादर का और 23 आपके मदर का है। तो 23 फादर का 23 मदर का, उसके पहले भी हम क्या बोले कि बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो जब प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा तो बताइए प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा। फादर भी अगर 46 फादर के शरीर से चला जाए और मदर के बॉडी से भी 46 चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा, 46 तो रहेगा नहीं प्रोजेनी में। तो इसके लिए फादर को 23 भेजना है। तो 23 कैसे करेगा, एक सेल डिवीजन होगा जो फाइनली मतलब ये टू स्टेप में होगा मियोसिस 1 एंड 2, बट हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि फाइनली ये दो के जगह इधर दो बन रहा था ना डॉटर सेल, देख सकते हैं दो डॉटर सेल, यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनेगा, 4 डॉटर सेल बनेगा, 4 डॉटर सेल बनेगा और चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल से, ये पेरेंटल सेल हो गया जन्म दे रहा है नई कोशिका को, तो पेरेंटल सेल से आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 23। इसलिए जो एनिमल में मेल में जो गैमेट बनता है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं उसमें क्रोमोसोम 23 रहता है। फीमेल बॉडी में जो गैमेट बनता है जिसे फीमेल गैमेट ओवम बोलते हैं उसमें गैमेट कितना होता है 23 होता है। तो ये 23 आप फादर से आया और ये 23 कैसे आया मदर से आया और इसलिए संतान कितना हो जाएगा 46। इसलिए क्या बोला गया, हम पहले क्या बताएं कि जितने भी मानव हैं हम सभी में 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में 23 क्रोमोसोम हमारे फादर का है और 23 क्रोमोसोम मदर का है। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो अगर आपको बोला जाए कभी आगे हायर सिलेबस में कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन के दौरान कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो बॉडी में हमेशा हर जगह मीटोसिस सेल डिवीजन होता है। बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस। और गैमेट में क्रोमोसोम हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, बट हमारे बॉडी में बनने वाले गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या 23, चाहे वो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, मतलब स्पर्म हो या ओवम। ओके, तो इतना आप नोट कर लीजिए और इससे आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ओके।